हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग सीखे थे वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो देखिए पिछले लेक्चर में क्या सीखे, एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको, है ना। तो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 11th का ये टॉपिक है ना। ये 11th का टॉपिक है और इसमें हम लोग जो पढ़ चुके थे वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। क्या पढ़ चुके हैं? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में क्या क्या सीखे थे। इसमें दो रूल के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कक्षक का ऊर्जा को डिसाइड कर सकते हैं। पहला था, याद कीजिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटॉम और आयन, ठीक है। और ये जो डिपेंड करता है एन पर, यानी कि एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो पढ़े थे हम लोग वो था मल्टी इलेक्ट्रॉन, एटॉम और आयन। ये डिपेंड करता है दो चीज पे, एक एन पर और दूसरा है आपका एल पर। इसलिए इसको बोले n+l रूल भी कहा जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं, n+l रूल। यानी कि यहां पे सीखे थे हम लोग कि n+l का वैल्यू यदि इंक्रीज करता है तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जब n+l का मान बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। और एक बात और ध्यान में रखना आपको कि मान लीजिए कभी कभी दो ऑर्बिटल के लिए n+l का मान सेम हो जाता है, n+l का मान सेम हो जाता है, तो इस केस में कक्षक की ऊर्जा सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, n। जिसका n का मान बढ़ा उसका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ा। और कंक्लूजन निकाले इसमें तो हम लोग और क्या क्या सीखे थे, जैसे क्वांटम नंबर देखे थे। तो इसमें याद रखना है कि मैक्सिमम, रिवाइज करवा दे रहे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल बराबर होता है 2n का स्क्वायर। कितना होता है, 2n का स्क्वायर। और चौथा चीज, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल कहे तो sp,df जो भी हो, कितना होता है 2 × n+l, या इसी को लिख सकते हैं 4l+2। ये सारे बातें हम लोग तो मतलब ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटम या आयन में जो है ऑर्बिटल का एनर्जी निर्भर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, मतलब n का वैल्यू बढ़ेगा तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, एटम या आयन का ऊर्जा या फिर n+l का रूल भी कहा जाता है, ये निर्भर करता है n+l के मान पर, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और यदि दो कक्षक के लिए n+l का मान यदि सेम हो जाता है तो एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो ये सारे बातें हम लोग सीख चुके हैं, ये नया नहीं है आपके लिए, ये सारे चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। और नेक्स्ट जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई भी चैप्टर के लिए, चाहे 11th हो 12th हो, कहीं भी उसका यूज होता है, वो है आपका अपवाहु, ये क्या बोलते हैं, अपवाहु प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और अपवाहु प्रिंसिपल के सहायता से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसको ईसी बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑर्गेनिक पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, फिजिकल पढ़िए। जैसे केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक होता है। तो कहीं भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। दूसरा बात याद रखेंगे, हौसला को कभी मतलब कम मत कीजिए अपने आप का, है ना। और मेहनत करते रहिए और समझने की कोशिश करें। और जिनको पढ़ने की आदत नहीं है वो बुक यानी कि रीडिंग करने का मतलब एक रूटीन बना लिए कि आधा घंटा 1 घंटा रोज रीडिंग करना तो करना है। कोई भी किताब हो, पढ़ने की आदत डालिए। आपको तो सब कुछ है, मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन वो तो है ही, लेकिन फिर जो खुद से आप पढ़िएगा उसका बात ही कुछ अलग होता है
है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, खुश होकर पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, मनोबल को टूटने मत दीजिए, है ना। और मेरे साथ आगे बढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा, बस पढ़ने वाले बच्चे होना चाहिए। अब देखिए, तो ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ाने वाले हैं वो है आपका अफवाहों प्रिंसिपल। चूँकि उसी के अंदर आप सीखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे सजाया जाता है। अब इसके बारे में बताने के लिए 3 मतलब प्रिंसिपल है, 3 रूल है। पहला है अफवाहों प्रिंसिपल है, दूसरा है आपका पाउली एक्सक्लूजन है, और तीसरा आपका होन्स रूल। ये तीनों जो है मतलब तीनों कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हम एटॉम में, जैसा घर है, कोई घर बनाया है, कोई व्यक्ति क्या किया है, अपना घर बनाया। तो घर बनाया तो उसमें रहता है ना, सबका अरेंजमेंट रहता है, किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग हॉल कहाँ होना चाहिए, है ना, स्टडी रूम कहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें, कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, अरेंजमेंट होता है। तो एटम का तो खोज हो गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ जानकारी प्राप्त कर लिए। अब उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाए, कहाँ रखा जाए, कहाँ कितना रहना चाहिए। इसको बताने के लिए हम लोग 3 रूल पढ़ेंगे, अफवाह प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन और एक आपका होन्स रूल है। और ये तीनों जब पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं अफवाह प्रिंसिपल, है ना। चलिए अफवाह प्रिंसिपल देखने से पहले एक व्यू देख लीजिए, है ना। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझ लीजिए, चूंकि आपको पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो जहाँ पे लिखने बोले वहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे आप समझिए, जैसे कोई भी एटम है तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल। सेल को कैसे डिसाइड करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सेल को कैसे डिसाइड करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से। ठीक है, ये मान लें कि एटम है। एटम का मतलब ये परमाणु, ठीक है। मानो कि एक परमाणु है, तो इसको बच्चे हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। और सेल में क्या क्या आता है? KLMNOP Q। वैसे अभी यूज में जो है KLMN, ये 4 यूज में। और इसके अंदर, सेल के अंदर जो होता है सब सेल। क्या होता है बच्चे? सब सेल। सब सेल को हम लोग SPDFGHI ऐसे डिनोट करते हैं। सेल को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। हिंदी में इसको कोश बोला जाता है या कक्ष। इसको उपकोश बोलते हैं, या इसको सब ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। यहाँ सेल को क्या बोल सकते हैं आप? ऑर्बिट, कक्ष। और इसको सब ऑर्बिट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो डिसाइड किया जाता है, सब सेल जो डिसाइड किया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा, क्यू फॉर क्वांटम नंबर के द्वारा। और ये जो सेल है इसको डिसाइड किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आ रहा है समझ में? अब इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से सूचित करते हैं, एजीमुथल को l से करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये हुआ पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। पहला सेल को K बोलते हैं, दूसरा सेल को L बोलते हैं, KLMNO ऐसे करके। तो K में जो होता है, K में सिर्फ एक सब सेल होता है S, L में होता है S और P, और इसमें होता है SPD, और इसमें मान लीजिए SPDF। इसका बात करें O का, तो इसमें होता है SPDFG,
1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? तो आपको एक मतलब एक व्यू बता रहे हैं, आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आप वाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ बातें आएंगे, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कोई एक परमाणु है, बीच वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। आप समझिए, एनर्जी की बात करेंगे हम लोग तो याद रखिए, के में एस सब सेल होता है, एल में एस और पी होता है, एम में एस पी डी एफ होता है, एन में एस पी डी एफ, और यहाँ पे ओ में जो है एस पी डी एफ जी। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूज में अभी कौन है? के एल एम एन, के एल एम एन, एफ तक हम लोग अभी यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज है। बाद में जब खोज होगा तो जी एच आई भी होगा, जी एच आई का भी प्रयोग होगा। हम जो मेन मुद्दा हमें जो बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी क्या होता है? जब न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर भागते हैं वैसे वैसे क्या होता है? एनर्जी बढ़ता है। यानी कि सबसे कम एनर्जी इसमें होता है, फर्स्ट सेल में सबसे कम एनर्जी, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, और उससे ज़्यादा इसमें। तो एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर आएंगे ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। ऊर्जा क्या होगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम एनर्जी किस में होगा? फर्स्ट सेल में। पहला में सबसे कम, दूसरा में उससे ज़्यादा, तीसरा में उससे ज़्यादा, चौथा में उस, और पांचवा में सबसे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए एक ईंट लीजिए, क्या करें आप? एक ईंट लें, उस ईंट को थोड़ा सा ऊंचाई से गिराइए, तो प्रभाव उसका जो कॉम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसका इम्पैक्ट कम होगा। कम दूरी से गिरेगा तो कम, थोड़ा और ज़्यादा दूरी से गिराइए तो ज़्यादा प्रभाव करेगा। अब मान लीजिए 5 तला बिल्डिंग के ऊपर से उसको गिराइएगा तो फिर नीचे कोई रहेगा तो उसका कंज्यूमर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब एनर्जी जो है लो से हाई की ओर जाता है, लो की हाई से। यानी कि आप यहाँ ध्यान देना है, कोई भी एटम है तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर भागेंगे वैसे वैसे ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपवाहु प्रिंसिपल, अपवाहु लग रहा होगा सुन के कि कोई साइंटिस्ट का नाम होगा। अपवाहु किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अपवाहु एक जर्मन वर्ड है। अपवाहु क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसके अनुसार, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप या टू कंस्ट्रक्ट, मतलब बनाना। क्या होता है? बनाना। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब अपवाहु कोई साइंटिस्ट, याद रखेंगे कभी कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट का नियम नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पर नहीं, इनमें से कौन सा नियम साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, मतलब वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, वो है आपका अपवाहु। क्या है आपका? अपवाहु। अपवाहु क्या? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। क्या होता है? टू बिल्ड अप। तो ये सारे बातें हम लोग सीख चुके हैं और अभी जो हम अब सिखाने जा रहे हैं अपवाहु। तो देखिए अपवाहु प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई एनर्जी को, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग भरेंगे, कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन को यदि आप भरना चाहते हैं तो एनर्जी के बढ़ते क्रम ऊर्जा में आप भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपवाहु प्रिंसिपल। तो चलिए अभी हेडिंग लगाएंगे, आप लोग हेडिंग लगाएंगे अपवाहु, अपवाहु प्रिंसिपल। अब देखिए अपवाहु प्रिंसिपल जो है, अपवाहु जो शब्द है ये जर्मन वर्ड है। सबसे पहली बात याद रखना आपको, अपवाहु जो है क्या है आपका? एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। क्या होता है आपका? टू बिल्ड अप। टू बिल्ड अप या टू कंस्ट्रक्ट। तो बिल्ड अप का मतलब होता है बनाना। बिल्ड अप का मतलब क्या होता है आपका? बनाना होता है, या इसी को बोलते हैं टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो अभी अभी बताया कि हम लोग कोई भी एटम है उसके कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, कैसे भरेंगे?
एनर्जी के बढ़ते क्रम में, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यानपूर्वक देखें, खोपड़ी में बैठाते जाएं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के कक्षक में भरते हैं तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि छोटा, कहने का मतलब सबसेल जो होता है SPDF होता है, तो कम एनर्जी पर कौन है S, उससे ज़्यादा एनर्जी पर कौन है SP, उससे ज़्यादा एनर्जी पर कौन है SPD, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी पर कौन है SPDF। इसका मतलब होता है बनाना। टू बिल्ड अप का मतलब क्या होता है? निर्माण करना या बनाना, निर्माण करना या बनाना। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, अब समझिए। according to the अफवाहो प्रिंसिपल, according to अफवाहो प्रिंसिपल, electrons should be filled in an atomic orbital in increasing order of एनर्जी। यहां से साफ हो गया बात कि अकॉर्डिंग टू द अफवाहो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेंगे? जिसका ऊर्जा सबसे कम होगा। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? उससे ज़्यादा वाला ऊर्जा में। और फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? उससे और ज़्यादा वाला ऊर्जा में। ठीक है, और इसी के आधार पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, है ना, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए। इसका मतलब होता है अफवाहो सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों, परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए, बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? आपको ऑब्जेक्टिव में ही कभी कभी पूछता है कि किसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। तो आप याद रखेंगे अफवाहो, और अफवाहो यहाँ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अफवाहो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अफवाहो सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए। तो ये बात आप क्या करें? बैठा लें, है ना। तो नेक्स्ट, तो इसको सिर्फ देखिएगा नहीं, कॉपी में क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे, है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसको क्या करेंगे? हम लोग नोट करते जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए किसी भी चीज़ को। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ने की आदत नहीं, रीड करने की आदत नहीं। तो वो लोग क्या करें? रीडिंग करने का आदत डालें। मतलब जो दोस्ती आपको करनी है वो किताब से, टेक्स्ट बुक से करना है, और रीडिंग
मतलब मारने का आदत डालिए। हम लोग टरका देते हैं ऐसे ही हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपको नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको अपने तरफ से कुछ सोचिए और कुछ ऐसा उपाय निकालिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप समय किस में दे सकें, अपने स्टडी में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, कहावत भी है, आपको पता ही होगा कि हौसला को हमेशा आजमाना चाहिए। हौसलों को क्या करना चाहिए बच्चे? आजमाना चाहिए। और जब मुश्किल आए तो मुस्कुराना चाहिए। जब मुश्किल आए तो क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। हमें दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत बच्चे का भी लग रहा होगा कि मन नहीं लगता है मोबाइल में पढ़ने में, अरे लगाना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, है ना। तो चलिए, अपवाह सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए। इसको क्या करें? नोट डाउन करें, इसको नोट कीजिए। चलिए, अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग देंगे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कोई भी मतलब चैप्टर पढ़ेंगे कहीं भी इसका यूज हो सकता है। जैसे आप 4th नंबर चैप्टर पढ़िएगा केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ इसके बिना काम चल नहीं सकता। जो बच्चे मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा या स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम चैप्टर नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट कहाँ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा है, तो उनको बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए सीरियल वाइज हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग EC बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये किसके आधार पे लिखा जाता है? N+L के रूल पे लिखा जाता है, मतलब अपवाहु के प्रिंसिपल के आधार पर लिखा जाता है। अपवाहु प्रिंसिपल के आधार पे लिखा जाता है। तो इसको EC मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में इसको बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है अब आपको पता होना चाहिए, है ना। n बराबर 1 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? n बराबर 1 होता है। फिर n बराबर कितना? 2, n बराबर 3, तो इसको K बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको KLM बोलते हैं। इसमें S होता है, इसमें SP होता है, इसमें SPD होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहे हैं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 नंबर में कौन आता है? n बराबर 1 है तो 1s बराबर 1 है, 1s। n बराबर 2 हो तो यहाँ पे जो हो लिखेंगे हम लोग 2s और 2p। कैसे लिख रहे हैं वो देखिए, थोड़ा सा गैपिंग लीजिएगा और जैसे अभी लिखा जा रहा है वैसे आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर में तो पहला सेल होता है एक, पहला होता है K, पहला होता है K। तो K के लिए n बराबर कितना होता है? 1, ये तो बता चुके हैं। इसमें सिर्फ क्या आता है? S आता है। दूसरा नंबर में P आता है। दूसरा नंबर में कौन आता है आपका? S और P। दूसरा नंबर में कौन आता है? S और P। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2s और 2p। 3 नंबर में आता है M से लाता है, और M में जो होता है SPD, यानी कि 3s 3p और 3d। उसी प्रकार 4 नंबर की बात करें, n बराबर 4 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? n। तो n में क्या होगा? s p d और f। इसका सीधा मतलब होता है 4s 4p 4d और 4f। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए 1 नंबर में K आता है, K में कौन होता है? S होता है, तो 1s हुआ। 2 नंबर में आता है L, और L में होता है S और P, तो यानी कि 2s और 2p, इसीलिए लिखे 2s 2p। 3 नंबर में आता है SPDF, यानी 3 नंबर में कौन आता है? SP। 3 नंबर में M है और M के अंदर क्या पाया जाता है? SPD, यानी कि आप बोल सकते हैं 3s 3p और 3d। 4 नंबर में आता है आपका N, यानी कि उसमें होता है 4 नंबर, तो 4s 4p 4d और 4f। बहुत आसान है।
और आगे लेंगे 5 में लिखेंगे तो क्या लिखिएगा बच्चे, इस तरह से 5s 5p 5d 5f और 5g। आगे तक जाएंगे जहाँ से SPDFGH, जिसे SPDFGH और I, आप I तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर की बात करें तो 6S 6P 6D 6F 6G और 6H, चूँकि 1 नंबर 2 3 4 5 6 और 1 7, लास्ट देखना है तो 7S 7P 7D 7F 7G 7H और 7I। अब देख कितना अच्छा एक स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पे, है ना। तो 1 नंबर में 1S, 2 नंबर में S और P रहता है, इसलिए 2S 2P, 3 नंबर में D आता है तो D, 3 नंबर में क्या आता है आपका D, यानी कि 3S 3P 3D। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या करते हैं, इसको एक एरो से काट देते हैं। एक एरो से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। एक एरो से इसको काट देते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, इस तरह से काट देंगे, निशाना बनाइए, अपने आप कटेगा। इस तरह से काट सकते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसमें करना क्या है, अब इस तरह से ये बन गया। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें कि ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो देख सकते ये दोनों तो ठीक है, यहाँ से 1S, उसके बाद दूसरा लाइन में क्या है 2S। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फिर लिखाएगा ऊपर से। हमेशा देखिए इधर से अलाउ नहीं है, इसको हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। तो इधर से कभी नहीं आएंगे, जब भी आएंगे कहाँ से आएंगे, ऊपर से आएंगे। तो जब ऊपर से आएंगे तो देखिए आपका क्या बनेगा, इसका सीरीज बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या बना रहे हैं हम लोग, सीरीज। तो देखिए पहला लाइन में क्या है 1S, तो क्या लिख देंगे 1S। दूसरा लाइन में क्या है 2S, तो क्या लिख देंगे 2S। तो ये दोनों तो ठीक है। उसके बाद फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्या है 2P 3S। हमेशा ऊपर से जाना है, किधर से जाना है, ऊपर से, हमेशा ऊपर से जाना है, नीचे से नहीं जाना है। तो उसके बाद क्या है, ऊपर से आएंगे तो जैसे 1S, उसके बाद फिर 2S, उसके बाद फिर 2P 3S। तो क्या लिखाएगा बच्चे 2P 3S। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर ऊपर से आएंगे तो क्या होगा 3P 4S। तो 3P 4S। उसके बाद फिर क्या है 3D 4P 5F। 3D, उसके बाद 4P, उसके बाद क्या है 5S। ये हो गया। उसके बाद फिर आता है 4D 5P, उसके बाद 6S। खाली ध्यान रखना है, सिर्फ ऊपर से आना है, ऊपर से आना है हमेशा। फिर आएगा 4F 5D 6P और इसके बाद 7S। फिर ऊपर जाना है तो फिर क्या दिख रहा है 5F 6D 7P। उसके बाद फिर 5G 6F 7D। उसके बाद 6G 7F। उसके बाद है आपका 6H 7G। लास्ट है 7H और 7I। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज। अब इसी का आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं। आपको पता है एक बात कि S में जो इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम 6 होता है। P में S में कितना होता है 2, P में होता है 6, D में होता है 10,
F में होता है 14, G में होता है 18, H में होता है 22 और I में होता है 26। आप क्या करते हैं इसमें, इसके माथा पर इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैक्सिमम S में 2 रहेगा, मिनिमम 1 रहेगा। P में मैक्सिमम 6 रहेगा, D में 10, F में 14, G में 18, H में 22, I में 26 रहता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी आप रख सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ S दिखेगा कितना लिखेंगे 2, क्योंकि S में कितना मैक्सिमम रह सकता है 2। P में कितना लिख सकते हैं 6, जहाँ S दिखेगा 2, 6, 2, D में 10, P में 6, S में फिर 2, D में 10, इसमें 6, इसमें 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 18, 14, 10, 18, 14। इसमें कितना होता है H में 22, 18, इसमें 22 और इसमें 26। तो ये इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है, इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है कि आप जो है मतलब फ्यूचर में जो खोज होगा, है ना, फ्यूचर में जो खोज होगा सबसेल वगैरह का, उसका भी यूज यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि टोटल 7 लिए, कितने लिए 7 आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अभी तक पीरियोडिक टेबल में कितने मतलब एक ग्रुप होता है ना, और एक होता है आपका 2 तरह के चीज़ होते हैं। तो उसमें एक ग्रुप पाया जाता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, पीरियड बोलते हैं। तो कोई भी मतलब आपका पीरियोडिक टेबल लें तो उसमें पीरियड होता है और ग्रुप होता है। तो ग्रुप टोटल 18 है और पीरियड टोटल कितना है 7 है। कितने पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड होते हैं, इसलिए मैक्सिमम कितना लिया गया 7 तक लिया गया। अब जो है इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको पहले क्या करेंगे ठीक से लिख लेंगे, है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे सजाते हैं आप देखिए, ऊर्जा बढ़ते जाएगा, ऊर्जा क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन सजाया गया है अफवाहों के प्रिंसिपल के आधार पर सजाया गया है। और सबसे पहली बात है इसमें याद रखने वाला जो चीज़ है वो ये है कि आप लिखते लिखते इसको याद कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक यदि आप याद कर लेते हैं 3D 10 तक, तो 30 तक एलिमेंट कितने 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान है ये। तो चलें इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ उदाहरण, जैसे कुछ एटॉम लेते हैं उसका हम लोग क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। जैसे 1 नंबर में कौन आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमेशा याद रखना है कि S में मैक्सिमम 2 रहेगा, लेकिन एक भी S में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 से लेके 2 के बीच, यानी कि 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है। तो मैक्सिमम 2, 3 इलेक्ट्रॉन कभी S में नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे 1s1। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है। और तो पहला सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा S में जाएगा, तो 1s लिखेंगे, इसके पास 1 है तो 1 ही दे पाएंगे। दूसरा हेलियम, हेलियम को क्या बोल सकते हैं 1s2, क्या बोल सकते हैं 1s2, क्योंकि सबसे पहला यही आएगा। 1s में 1s यदि फुल हो जाएगा फिर 2s में जाएगा, 2s फुल होगा तो 2p 6 में जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में मान लीजिए लिथियम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो 3 है भाई, तो पहले 1s लिखेंगे। तो s में मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, कितना बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगला घर कौन है 2s, तो यहाँ क्या करेंगे 2s लिखेंगे और 1 लगा देंगे। 4 नंबर में बेरिलियम, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। और जब 4 होते हैं तो क्या लिखेंगे 1s2 लिख दिए, ये फुल हो गया। उसके बाद कौन है, यहाँ पे देखिए एक गेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको सजाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है
कि सबसे पहले उसमें देना है जो सब पहले आता है। तो 1s2 भर गया, लेकिन आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन निकला है, कितना 4। तो अगला घर कौन है 2s, तो 2s कितना हो जाएगा 2। तो 2 और 2 4। 5 नंबर में कितना होता है बोरॉन, क्या लिख सकते हैं 1s2 और 2s2। 2 और 2, चूंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन में, तो 1s2 2s2। अगला घर कौन है, चूंकि अभी 4 ही पूर रहा है इसके पास कितना 5, s में और नहीं रख सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। तो अगला घर कौन है 2p, तो क्या लिखिएगा 2p1। यहाँ पे अब ध्यान देना, जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए तो 3s में नहीं जाएगा। तो 6 नंबर में जैसा कार्बन है, तो कार्बन का 1s2 2s2 2 दूना 4 और 2p कितना हो जाएगा 2, चूँकि p में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 6 का, तो जब तक 6 नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 7 नंबर में जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 3, 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 2 4 3 7 है ना। 8 ले सकते हैं, 8 में कौन होता है ऑक्सीजन बच्चे, तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4। 3 के बाद 4 ही ना आता है, आप देखिए गिनिएगा 2 2 4 और 4 8, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 होता है। और 9 नंबर में क्या आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9, तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाता है 5। 10 में आता है आपका नियोन, तो नियोन में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p 6। एक और ले लेते हैं 11, जैसे मान लिया सोडियम है, सोडियम का कितना होता है 11, तो 1s2 2s2 2p 6 कितना हो गया 10। 2 2 4 6 10, तो देखिए 2 2 4 6 10, ये पूरा फुल हो गया। तो अगला घर कौन है 3s, चूंकि 11 है तो 3s कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो आपका एक होमवर्क है, आप कम से कम 30 तक, कहाँ तक 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कहाँ तक 30। फिर यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, है ना, कमेंट करना ना भूलें। समझ जाते हैं तो वो लिख दीजिए कि हाँ समझ गए, नहीं समझे तो जहाँ पे दिक्कत है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को ये जो सजाते हैं हम लोग किसके अनुसार, अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार। ये वाला जो सीरीज है इसको आप ठीक से लिख लेंगे, है ना, ये गड़बड़ होगा तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से लिख लेना है। तो इस तरह से हम लोग आज सीखे अफबाउ प्रिंसिपल, और उसी का आधार पर क्या लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपका काम रहा 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक का लिखेगा। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जितना भी लिख सकते हैं, आपके पास पूरा ये है। लेकिन ध्यान में रखना है, ये इसमें भरेगा तो इसमें जाएगा, इसमें भरेगा तो इसमें जाएगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, सब में 1s से शुरू होगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको नोट करें, पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।